लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? आप न्यू स्टूडेंट बेटा? ठीक है, आप भी न्यू, फर्स्ट टाइम, ठीक है बेटा। लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट करवाया था वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन का मतलब है वैदिक सभ्यता। क्या है? वैदिक सभ्यता। अब इसको वैदिक क्यों बोला बेटा? इसको वैदिक क्यों बोला? क्योंकि ये वेदों के ऊपर आधारित है। यानी सिंधु सभ्यता के बाद, जो सिंधु सभ्यता किसको कहा जाता? हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत देश में जिस सभ्यता का उदय हुआ वो थी वैदिक सभ्यता। क्या थी? वैदिक सभ्यता। यानी आर्य लोग थे वो। कौन थे? इसको हम आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं, वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं। तो बेटा ये वैदिक इसलिए बोला गया क्योंकि ये वेदों के ऊपर आधारित है। और वेद कितने हैं बेटा हमारे? 4। कितने हैं? 4। नंबर 1 जैसे ऋग्वेद। नंबर 1 सुना होगा नाम सभी ने, ऋग्वेद। वेद का मतलब होता है ज्ञान, ऋग का मतलब होता है ऋचाएं, ऋचाएं का मतलब मंत्र, यानी मंत्रों का ज्ञान। क्या वो? ऋग्वेद है। ये जो बेटा ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है। क्या है? सबसे पुराना। अगर मैं ये कहूं वर्ल्ड ओल्डेस्ट बुक, पूरे संसार की, पूरे विश्व की सबसे पुरानी बुक है ये ऋग्वेद। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? इसको बेटा प्राक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत का प्रारंभिक रूप है ये। क्या है? प्री संस्कृत, संस्कृत से पहले का रूप है ये। कैसे लिखा गया बेटा? 414 ऋषियों का योगदान है। कितने ऋषियों का योगदान है? 414 ऋषियों का योगदान है इसको लिखने में, जिनमें से 30 तो महिला ऋषि हैं, जिनमें से 30 वुमेन सेज, यानी महिला ऋषि। सेज होता ऋषि, वुमेन महिला, जिनमें से 30 तो महिला ऋषि हैं। इस बात से क्या साबित हो रहा है? इस बात से साबित हो रहा है कि उस टाइम पर, कब की बात है बेटा ये? वैदिक सिविलाइजेशन कब की है? 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चलती है ये वैदिक सभ्यता। यानी 1500 बीसी, 1500 तो पहले वाले साल और 2024 आज वाले साल। अगर मैं 1500 में 2024 जोड़ूं तो 3524 साल पहले, आज से 3524 साल पहले ये सभ्यता शुरू हो चुकी थी। राइट? 3500 साल लगभग। उस टाइम ऋग्वेद को लिखा जा रहा था और लिखने वाले थे 414 लोग, 414 ऋषि, जिनमें से 30 तो महिलाएं थी। यानी कहने का भाव ये है कि उस टाइम भी महिलाओं को एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का मतलब शिक्षा का अधिकार दिया गया था। राइट? इतना उन्नत समाज है ये। अभी इसके सारे पार्ट कराऊंगा मैं। 4 पार्ट होते, कोई भी टॉपिक आप हिस्ट्री से उठाओ, पूरे की पूरी हिस्ट्री, उसके अंदर आपकी एंशियंट भी आ गई बेटा, और मेडिवल भी आ गई, और मॉडर्न भी आ गई। यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास से आप कोई भी एक टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक के 4 पार्ट करने होते हैं आपने। ये मैं इतिहास को सीखने का तरीका बता रहा हूँ। 4 पार्ट होते हैं किसी भी टॉपिक के। वो 4 पार्ट कौन से होते हैं बेटा? पहला पार्ट होता सामाजिक। जैसे अब ये 900 सालों का इतिहास पढ़ेंगे आज हम, क्योंकि 1500 में से 600 गए, कितने आगे? 900 साल आए ना। इन 900 सालों के इतिहास को, यानी ये 900 सालों तक ये सभ्यता चली थी बेटा।
900 सालों तक आर्य लोग रहे थे इस पृथ्वी पर। इस भारत देश के ऊपर आर्य लोगों का कब्जा था 900 साल तक। उन लोगों की सभ्यता थी ये। तो उन 900 सालों के दौरान, भाई साइलेंट, उन 900 सालों के दौरान उनका समाज कैसा था, यहां से प्रश्न आता है। 900 सालों के दौरान आर्य लोगों के टाइम, जब आर्य लोग थे, जैसे आज हम सभी लोग हैं, 36 बिरादरी हैं आज। कितनी हैं? 36 कास्ट। उनमें फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के धर्म के लोग हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। लेकिन उस टाइम जब आर्य लोग यहाँ इस पृथ्वी पर थे, इस भारत देश के ऊपर थे, तो उन लोगों का समाज कैसा था, यहां से प्रश्न आएगा। समाज से किस तरह के प्रश्न बनते हैं? समाज से प्रश्न ऐसे बनते, भाई समाज में महिलाओं की चलती थी या पुरुषों की चलती थी? परिवार एकजुट थे या अलग अलग थे आज के तरह? जैसे ज्वाइंट फैमिली आज के टाइम बहुत कम है, एकल परिवार है, राइट? समाज में फिर उनका समाज में खान पान कैसा था, क्या खाते थे वो लोग? समाज में रहन सहन कैसा था? आज हमने ये लीलन की शर्ट डाल रखी है, उस टाइम क्या पता वो न्यूड होकर घूमते हो? क्या पता वृक्षों की छाल पहनते हो, राइट? पशुओं की खाल पहनते हो। तो यहां से प्रश्न आते हैं। फिर जैसे उनका खाने का मुख्य भोजन क्या है, पेय पदार्थ क्या है, क्या वो नशा करते हैं? फिर भाई उनका मनोरंजन का साधन क्या है? लड़ाई झगड़ा करते हैं या नहीं करते? यानी सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करते हैं, वो समाज है। उनकी दैनिक दिनचर्या के बारे में पता होना चाहिए। कहां से पता लगेगा? वो ये बुक पढ़नी पड़ेंगी अपने को। ऋग्वेद है, ऋग्वेद ने जिन सालों का इतिहास बताया, ये जो ऋग्वेद बुक जब आप लोग पढ़ोगे तो ऋग्वेद से जिस टाइम की अपने को जानकारी मिलेगी वो है बेटा 500 साल। कौन से साल है? 500। 900 में से पहले वाले जो 500 साल है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 100 500 600 700 800 900, यानी यहां से लेकर और 500 सालों तक का इतिहास अकेली ये बुक समझा देगी अपने को, ऋग्वेद। इस बुक को पढ़ते इन 500 सालों में उन लोगों ने क्या किया, कहां पर रहे, कैसे मकान बनाए, कैसे आभूषण पहने, ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट? तो उन 500 सालों का जब ये बुक इतिहास बताएगी तो उसको बोलेंगे हम ऋग्वैदिक काल। क्या बोलेंगे? वैदिक सभ्यता के कितने पार्ट बेटा? 2। पहले वाले पार्ट को बोलते हैं ऋग्वैदिक पीरियड। क्या बोलते हैं? यानी ऋग्वैदिक काल। और ये जो ऋग्वैदिक काल है ये कितने साल चलेगा? मैंने बताया 500 साल। कितने साल? कब शुरू हुआ ये? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। 1500 में से जब हम 1000 घटाएंगे तो कितना आ गया बेटा? 500 साल। समझ गए ना मेरी बात? यानी मैंने क्या किया है, छोटा सा अंतर लगाया। क्या लगाया है? ये जो 900 साल थे, 900 साल के 2 टुकड़े कर दिए। कर दिए ना 2 टुकड़े। 500 साल तो ऋग्वैदिक पीरियड में ले लिए, राइट? और 400 साल ले लिए उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल को बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि उत्तर वैदिक काल। क्या है? उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। तो 500 साल तो हमने ऊपर ले लिए, बच गए कितने? कितने बचे? 400 बचे। अरे 900 में से 500 तो हमने ले लिए और 400 बचे। देवेंद्र मैं बच्चे की क्लास ले रहा, भाई क्लास में हूँ मैं, 12:30 बजे फ्री होने के बाद बात करता हूँ। क्लास ले रहा हूँ मैं बच्चों की, क्लास में हूँ मैं इस टाइम।
उत्तर वैदिक काल, तो बेटा ये 1000 BC से लेकर 600 BC तक चलेगा। आगे ना जी 400 साल आए या नहीं आए। 500 साल तक तो ऋग्वेद चला और 400 साल तक उसके बाद के जितने ग्रंथ आए वो समझा देंगे अपने को। हो गया ना 900 सालों का इतिहास बना लिया ना हमने। तो ये 500 साल हमारे को ऋग्वेद पुस्तक ने समझाए, इसलिए इसका नाम इसी के नाम पर रख दिया ऋग्वैदिक काल। बेटा समझ में आ रही बात? इसीलिए इसको क्या बोलेगा? ऋग्वैदिक काल। ये 400 साल ऋग्वेद के बाद के जो वेद आएंगे ना, जैसे यजुर्वेद है, क्या है? यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ये 3 पुस्तक इन 400 सालों के बारे में बताएंगे अपने को। इसीलिए इसको उत्तर वैदिक, उत्तर का मतलब होता है के बाद, जैसे लेटर, लेटर का मतलब होता है के बाद, राइट? किसके बाद? ऋग्वेद के बाद हैं ये 3 बुक, तो इसलिए इसको लेटर वैदिक पीरियड बोला गया। यानी इन 400 सालों में टूना टोटका, भूत प्रेत पिशाच आदि प्रेत आत्माओं को भगाने के लिए मंत्र आ गए थे। ये हमारा खेत है और इस खेत की 4 दीवारी करनी है अपने को, यानी जो आवारा पशु हैं उनसे बचाना है खेत को। ये लोग क्या करते थे? अपना जो अथर्ववेद है, 4थे नंबर का वेद, इसके अंदर ऐसे मंत्र बताए गए, मंत्र बोलते हुए उस खेत को बींद देते थे ताकि कोई आवारा पशु ना आए, कोई कीट है, ऐसा कीट है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। आज हम उसके लिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं, रासायनिक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, राइट? लेकिन ये लोग मंत्र बोलते हुए उस खेत के चारों तरफ घूमते थे, उस खेत को बींद देते थे, वो कीट वहां नहीं पहुंचता था। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ऐसा असलियत में आज भी गांव में, हरियाणा प्रांत में बहुत सारे गांवों में ऐसे इंसान मिल जाएंगे जो, जैसे ये मधुमक्खियों का छाता है ना, इस मधुमक्खियों का छाता, 1-2 मंत्र बोलेंगे और उसको बींद देंगे, एक भी मक्खी कट नहीं करेगी उनको। और आप हाथ डाल के देख लेना, कट कर जाएंगे, लेकिन उनको कट नहीं करेंगे। हमारे गांव में ना सांप भी रखे, सांप हमारे गांव में सांप रह जाते। ये कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं बेटा, अपने इतिहास पर भरोसा रखो, हर चीज है यहाँ पर। ये सनातन धर्म। एक धार्मिक स्थल है हिमाचल में जाएगा हम, तो वहाँ पे एक पहाड़ी के ऊपर शेर, जो भी जंगली जानवर वो आते हैं उस पहाड़ी। बेटा बींद देते हो, ये अथर्ववेद बताता, मैं नहीं बताता। अथर्ववेद दैट है वो भाई, ऐसे मंत्र रखता, 5987 मंत्र अथर्ववेद है, 5987 मंत्र अथर्ववेद में। ये वही वेद है जादू टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच आदि प्रेत आत्माओं को भगाने के लिए यहाँ पर मंत्र दिए गए हैं। हाँ, ये कहता है रात को 12 बजे मिट्टी का अंडा लो और चौराहे पर रख दो। ये जो आडंबर कर्म कांड, ये सारे अपने कहाँ दिए गए हैं? अथर्ववेद में दिए गए। समझे बेटा यहां तक मेरी बात? किसी को समझ में ना आ रही हो भाई? चलें आगे। तो ये अभी तक मैंने इतना ही बताया आपको कि वैदिक सभ्यता के 2 भाग हैं। टोटल 900 साल तक चली, 900 सालों में से 500 साल हमने यहाँ रख लिए इस मुट्ठी में, इसका नाम रख दिया ऋग्वैदिक काल, और 400 साल यहाँ रख लिए, इसका नाम रख दिया उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, राइट? यहां तक कोई डाउट हो तो दोबारा पूछो, वरना फिर मैं आगे स्लाइड ले जाऊं। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई कि इस सभ्यता में जो लोग, वो उनको क्या कहते हैं? आर्य। क्या कहते हैं? आर्य। बेटा देखो, एक शब्द आया आपकी आंखों के आगे, आर्य। क्या है ये? आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? संस्कृत। एक संस्कृत भाषा का शब्द है।
राइट जी। ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसको ऋग्वेद में 36 बार यूज किया गया। प्रश्न है ये, आर्य शब्द का उल्लेख, एसएससी आपसे ऐसे पूछेगी कि आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार आया है। ऋग्वेद के अंदर 10,580 मंत्र हैं, 10,580 मंत्र हैं, और उसको लिखने का जो स्टाइल है वो पदात्मक है। पदात्मक क्या होता है, देख ऐसे दो तरीके से राइटिंग होती है भाई, पदात्मक और गद्यात्मक। एक पद्य रूप, एक गद्य रूप। यानी ये जैसे अपनी कविता है, पोइट्री अंदाज में शेरो शायरी करते हैं, ये अपना भाई कहानियां लिखते हैं जैसे, राइट, कोई भी स्टोरी, ये गद्य। तो हाँ, गद्यांश पद्यांश वो है, ये पद्यांश है, ये गद्यांश, समझे मेरी बात। तो इसको पोइट्री अंदाज में लिखा गया है ऋग्वेद को, जो पहला वेद है, पोइट्री अंदाज में, यानी शेरो शायरी जैसे लिखते हैं। तो 10,580 मंत्र हैं यहाँ पर ऋग्वेद में। तो उस ऋग्वेद के अंदर 36 बार इस शब्द को यूज किया गया है बेटा, आर्य को। कितनी बार यूज किया गया है? 36 बार। पूछ लिया जाए आपसे कि ऋग्वेद में गो क्या, गाय, गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। एग्जाम्पल है ये एक, गाय को अघन्या, अघन्या का वर्ड मीनिंग होता है न मारने योग्य पशु। यानी ऋग्वेद भी उस गाय को पवित्र मान रहा है। क्या मान रहा है? पवित्र। ऋग्वेद क्या कह रहा है गाय के बारे में? ये गो, गाय नहीं, ये अघन्या है, विच मीन्स, दैट मीन्स नॉन किलेबल एनिमल। नॉन किलेबल एनिमल का मतलब न मारने योग्य पशु। तो प्रश्न आ जाए भाई, ऋग्वेद में गाय जो है उसके लिए अघन्या शब्द का प्रयोग कितनी बार यूज होया है? ये अघन्या ऋग्वेद में तो 176, कितनी बार? 176 बार गाय का प्रयोग हुआ है। कितनी बार है? 176 बार। पूछ लिया जाए आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार। पूछा जाए घोड़े के लिए भाई कितने शब्द प्रयोग हुए? 216। कितने? यानी गाय से भी ज्यादा कितना, किसका वर्णन हुआ? इसका मतलब क्या है कि वो लोग युद्ध प्रेमी थे। क्या थे? क्या बात समझ में आ रही यहां से अपने को कि वो लोग युद्ध प्रेमी थे, युद्ध करना उनकी हॉबी थी, क्योंकि घोड़े पे युद्ध करते थे वो लोग, राइट। फिर सेकंड नंबर पे गाय के लिए ज्यादा, क्योंकि उन्होंने गाय को पवित्र माना है। इस टाइम लोहे की खोज कर लेते हैं ये लोग, और लोहे से बना लिया उन्होंने हल। अब हल को कौन चलाएगा? जॉन डियर फार्म ट्रैक तो उस टाइम है नहीं, समझे मेरी बात। कौन यूज करेगा हल को? बैल है। और बैल कहां से आए? गाय होगी तो बैल आएगा ना। अरे मुर्गी है तो अंडा आएगा, समझे मेरी बात। चलें जी आगे। 36 बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ। और ये पहली बार संसार में कब आया भाई ये शब्द? इसको किसने बताया कि अपने को ये 36 बार में? 1853 के अंदर एक खोज की थी। किसने? एक विद्वान था, जर्मनी का एक विद्वान था। उस विद्वान का नाम था मैक्स मूलर। क्या नाम था? मैक्स मूलर। इस विद्वान ने यह बताया था भाई ऋग्वेद में यार ये एक शब्द है। 1853 में दुनिया वालों के सामने, आज हम ये कहते हैं ना भाई मैं आर्य हूं, जगदीप आर्य, बहुत कोई भी कह देता भाई मैं आर्य समाज को मानता हूं। आर्य समाज और आर्य अलग अलग चीज है। आर्य एक शब्द है जो एक जाति को सूचित करता है। कैसी जाति? जो वैदिक धर्म को मानती है, राइट, जो सनातनी है, जो सनातन धर्म को मानती है, राइट, जो प्राकृतिक देवी देवताओं को मानती है। सन है, बाहर निकलता है, क्या करता है वो? सन एक तारा है, साइंस क्या कहती है? तारा है वो। लेकिन वो कर क्या रहा है? वो क्या कर रहा है? ऊर्जा दे रहा है। ऊर्जा दे रहा है, किसको दे रहा है? अर्थ को दे रहा है, बाकी प्लेनेट को दे रहा है या नहीं दे रहा? तो देने वाला क्या है? देवता। जो कुछ न कुछ दे वही तो देवता है। GOD, गॉड। जी जनरेटर, जी से जनरेटर, उत्पत्ति करता। जनरेटर का मतलब होता है उत्पत्ति करता, उत्पत्ति करने वाला, सर्जन करने वाला, ब्रह्मांड को पैदा करने वाला। कौन? ब्रह्मा।
ओ से ऑपरेटर, ऑपरेट करना है, ऑपरेट करना किसी भी चीज को। कौन करेगा ऑपरेट? पालनहार। कौन है? विष्णु। डी से डेस्ट्रॉयर, नरसंहार करने वाला। कौन? शिव। कौन? शिव। तो समझ में आया जीओडी का कंसेप्ट। और जीओडी किसको कहते? जो कुछ न कुछ दे। सूर्य क्या दे रहा है? ऊर्जा दे रहा है। दे रहा है एनर्जी या नहीं भाई? आजकल तो सोलर एनर्जी भी आ गई। समझे या नहीं समझे? तो असली देवता तो वही है। तो यही है आर्य। क्या है? एक जाति है जो सनातनी, जो वैदिक धर्म को फॉलो करती है। आर्य और आर्य समाज में फर्क है, वो भी समझाऊंगा क्या है। तो आर्य शब्द को सबसे पहले 1853 में यूज किया गया। किसने बताया भाई? मैक्स मुलर ने बताया। क्या बताया? कि आर्य एक शब्द है जो संस्कृत भाषा का है, जिसका मतलब होता है साधु। जिसका क्या मतलब है? साधु, संत, महात्मा, अभिजात्य। साधु, संत, महात्मा, अभिजात्य, कुलीन। कुलीन, श्रेष्ठ। इंग्लिश में बोले तो जेन्युइन पर्सन। इंग्लिश में बोले तो जेन्युइन पर्सन। कोई भी जेन्युइन कह नहीं देते, आदमी जेन्युइन है, सॉलिड, वो आर्य है। राइट। आपके पास ऑप्शन में आएगा कुलीन। एसएससी ने ऑप्शन में क्या दिया है? कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक ऑप्शन में कुलीन देके बाकी 3 अदर दे देगा। तो राइट आंसर हमारा क्या है? कुलीन। यानी आर्य जब नाम आ जाए तो ये समझ जाना भाई कोई जेन्युइन बात है, जेन्युइन। चले आगे। तो इस सभ्यता को हम आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं और वैदिक सभ्यता इसका नाम है। वैदिक सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये वैदिक साहित्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? वैदिक लिटरेचर। यानी इन 900 सालों की जानकारी देंगे हमारे को वैदिक लिटरेचर, वैदिक पुस्तकें। और उन वैदिक पुस्तकों में नंबर 1 पर आता है वेद। क्या आता है? वेद। दूसरे नंबर पर आता है ब्राह्मण ग्रंथ। क्या आता है? ब्राह्मणों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए। नंबर 3 पर आता है आरण्यक। क्या आता है? आरण्यक। आरण्यक विच मीन्स फॉरेस्ट, जंगल। जंगलों में बैठ के जो ग्रंथ लिखे गए, क्योंकि जंगलों में पढ़ाई होती थी, और जंगलों में बैठ के जो ग्रंथ लिखे गए उनको क्या बोला गया? आरण्यक। और चौथे नंबर पर, 4th नंबर पे क्या आता है? उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर। मैं बोल रहा हूं, आप लोग ये नोट कर रहे हो, ये क्या है? उपनिषद है एक तरीके। गुरु के समीप बैठकर जो बातें लिखी जाए उनको क्या बोलते हैं? उपनिषद बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये 4 जब चीजें इकट्ठी हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? वैदिक लिटरेचर। क्या बन जाएगा? वैदिक लिटरेचर। और वो वैदिक लिटरेचर अपने को क्या सिखाएगा? वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बताएगा। वैदिक सभ्यता की एक एक चीज बता देगा, अपने को समझा देगा। राइट। आर्य का मतलब समझ में आ गया? चलूं आगे। अभी हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट, पहला भाग, ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल।
बेटा ऋग्वैदिक काल ये कितने साल चला था मेरे बच्चे? 500 साल, 1500 बीसी से 1000 बीसी, यानी उन 500 सालों को हमने ऋग्वैदिक काल नाम दिया। अब यहां से एक एक चीज बारीकी से समझते हैं। बेटा ऋग्वैदिक काल की जानकारी अपने को ऋग्वेद से प्राप्त होती है, ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। अब मैंने बताए 4 पार्ट किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। क्या बताए? 4 पार्ट। पहले नंबर पर अपने को समाज का पता होना चाहिए, सामाजिक। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे 500 सालों का इतिहास सीखेंगे हम, भाई उन 500 सालों में जाएंगे हम, यानी आज से 3524 साल पहले पहुंच जाएंगे। आज से 3524 साल पहले का भारत कैसा था वो बताऊंगा मैं आपको। सामाजिक क्षेत्र देखते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ा जाता है जी राजनीतिक। राजनीतिक में आती है राजा से जुड़ी हुई बात, राज से जुड़ी हुई बात, राइट। थर्ड नंबर पे होता है जी आपका आर्थिक, आर्थिक क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बात, कमाई से जुड़ी हुई बात, अपनी रोजी रोटी कैसे चलती है, ठीक है ना, वो है अर्थव्यवस्था। आर्थिक यानी कमाई, धन है या नहीं है। फोर्थ नंबर पे आता है आपका सांस्कृतिक व धार्मिक। सांस्कृतिक व धार्मिक। सांस्कृतिक में तो है कल्चर, कल्चर कैसा है, उनका पहनावा कैसा है, भाई जींस डालते हैं या घाघरा डालते हैं या कुर्ता पजामा डालते हैं या धोती बांधते हैं या न्यूड हैं वे, या फिर भाई महिला पुरुष आभूषण दोनों ही पहनते हैं या कोई नहीं पहनता, इस तरह का कल्चर है उनका, ठीक है ना। तीज त्योहार कैसे हैं उनके, धार्मिक में है, धर्म कैसा है उनका, किस देवता को मानते हैं, राइट। मंदिर बना रखे उन्होंने या नहीं, या ऐसे ही हवन कुंड भी बनाया है या नहीं बनाया, खाली मंत्र बोलते हैं या नहीं, सिद्धि प्राप्त कर रखी है या नहीं, ये सारी चीजें धार्मिक में है, राइट। जब ये 4 चीज ओके हो जाएंगे तो आप एग्जाम बनाने वाले का माइंड हैक कर लेते हो, यानी एग्जाम जो बनाएगा वो इस पोर्शन से बाहर सवाल नहीं बना सकता, ये हिस्ट्री का रूल है। किसी ने ये 4 एरिया अच्छे से पढ़े हैं तो सारी हिस्ट्री कवर है उसकी, इनसे बाहर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सभी को ओपन चैलेंज है, कल्पना करके कोई भी सवाल बनाओ वो इसी के अंदर फिट होगा, क्योंकि होते ही ये 4 पोर्शन है, इनसे बाहर पोर्शन ही नहीं। बेटा सामाजिक में देखते हैं सबसे पहले, क्या है सामाजिक। लेकिन मैंने इनसे पहले एक चीज आपको नोट कराई है कि ऋग्वेद से ये जानकारी मिलती है। कहां से मिलती है जानकारी? ऋग्वेद से मिली ना जानकारी, तो ऋग्वेद को पढ़ना जरूरी है अपने लिए, तभी तो हम समझेंगे। ऋग्वेद, यहां से पॉइंट बनते हुए जाएंगे बेटा। सबसे पुराना वेद, पहला पॉइंट क्या है? सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद। सेकंड पॉइंट क्या है? सब विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक, वर्ल्ड ओल्डेस्ट बुक, विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक। थर्ड पॉइंट, भाई लिखने का स्टाइल क्या है?
पदात्मक रूप में लिखी गई, यानी शेरो शायरी वाले अंदाज में, राइट। मंत्र लिखे गए, पदात्मक पोइट्री अंदाज में लिखी गई, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अब हमने बता दिया विश्व की सबसे प्राचीन बुक है। कोई पूछ ले भाई इसके बराबर भी कोई बुक थी? एक बुक है, ईरान एक कंट्री है, सुना होगा नाम तो सभी ने। ईरान के अंदर एक बुक है, ईरान की जिंद अवेस्ता। ईरान की जिंद अवेस्ता ऋग्वेद के समकालीन है, ऋग्वेद के समकालीन है। जिंद अवेस्ता बेटा क्या है? एक बुक है, वो ऋग्वेद के ही टाइम की लिखी हुई बुक है। और समानता क्या है इन दोनों बुकों में? ये दोनों की दोनों बुकें देवी देवताओं के लिए लिखी गई है। इस बुक में और इस बुक में 4 देवी देवता समान हैं। उन 4 देवताओं का नाम यहां पर भी लिया गया है और यहां पर भी लिया गया। वो 4 देवता कौन से हैं बेटा? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इंद्र और वरुण का तो आपने नाम सुन ही रखा होगा, सुन रखा या नहीं सुन रखा? मित्र होता बेटा सूर्य को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ओम सूर्याय नमः, ओम रविये नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्राय नमः, और फिर आता है ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। ये क्या है? मित्र। ये मॉर्निंग में जब भी आप उठो भाई, दैनिक जो चर्या हमारी, नहा धोकर फ्रेश होके अपने सूर्य देव की आराधना करनी होती है। वैदिक धर्म क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तब ये नाम बोले जाते हैं जो अभी आपको बताए मैंने। तब क्या बोले जाते हैं? ये नाम बोले जाते हैं, क्योंकि सूर्य साक्षात दिखाई देने वाला गॉड। बाहर निकलोगे तो दर्शन हो जाएंगे, राइट। उसकी रेगुलरिटी बनानी चाहिए बेटा। अगर अनजानपने में हम उस चीज को भूल जाते तो नो प्रॉब्लम, राइट। लेकिन पूजा करने का विधान होता है, तरीका है। जैसे ये नाम 12 नाम है ये टोटल। आप ये बोलोगे, साथ में जल दोगे, जल की धारा नीचे आएगी, उस धारा के अंदर से आप सूर्य को देखोगे, और जब सन निकलेगा तब ये काम करोगे आप। और फिर बोलोगे हे सूर्य देव, जैसे आपके प्रकाश की किरणें 10 दिशाओं में, दिशाएं कितनी 8 होगी, 9 10 दिशाएं कितनी 10। हे सूर्यदेव, जैसे आपके प्रकाश की किरणें 10 दिशाओं में विभाजित होकर अंधकार का विनाश करती हैं, ऐसे ही मेरे मान, यश और कीर्ति को 10 दिशाओं में फैलाना, और मेरी तरफ आने वाली हर एक विपदा, हर एक समस्या को जड़ से समाप्त करना। मुझे अपनी ही भांति ऊर्जावान बनाना। जैसे आपके अंदर ऊर्जा है, ऐसी ही ऊर्जा मेरे अंदर हो। बस ये छोटा सा संकल्प करना होता है, और करोगे तो लाइफ में चेंज आने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई खर्चा नहीं है। ये है वैदिक धर्म। इतना खूबसूरत धर्म है ये, राइट। चलें इधर, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य 4 देवता भाई, इधर भी जिंद अवस्था में भी और उधर भी, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? 5th नंबर पे क्या आएगा? ऋग्वेद को लिखने में 414 ऋषियों का योगदान है। कितने ऋषियों का योगदान है? 414 ऋषियों का योगदान है, जिनमें से 30 तो महिला ऋषि हैं।
30 बेटा, 30 महिला ऋषि। अब यहां से एक बात आ जाएगी बेटा, मैंने क्या लिखा है, महिला ऋषि, यानी जब वो महिलाएं जो ऋग्वेद में मंत्र तक लिख रही हैं तो एजुकेटेड हैं, तभी तो लिखा उन्होंने। तो हमारे समाज में एक सामाजिक जब क्षेत्र हम करेंगे तो एक लाइन जुड़नी जाएगी भाई, समाज में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, राइट? यही तो है समाज। समाज में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है। फिर ऋग्वेद जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे महिलाएं भाई लड़ाई भी कर रही, बहस भी कर रही, वाद संवाद भी कर रही। तो दूसरी लाइन हो जाएगी वो युद्ध के अंदर जा सकती थी, टू पार्टिसिपेट इन द फील्ड, वो युद्ध में भाग लेने का अधिकार था उनको, राइट? टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल एरिया, उनको राजनीति में भाग लेने का अधिकार था। 3 लाइन बन गई सामाजिक में या नहीं बनी? ये ऋग्वेद पढ़ने के बाद ही तो पता चली। चले भाई आगे। उसके बाद भाई ऋग्वेद के संकलन करता, संकलन करता का मतलब है असेंबल करने वाले, क्योंकि लिखा तो 414 ऋषियों ने, अब लिख कर असाइनमेंट जमा करवा दिए, जैसे सभी ने असाइनमेंट लिख दिए ऋग्वेद के बारे में, एक व्यक्ति को दिए, उसका नाम है, लास्ट क्लास में बताया था, कृष्णद्वैपायन। ऋग्वेद के संकलन करता हैं, संकलन करता का मतलब असेंबल करने वाले हैं। जैसे आपने नोट्स बना दिए सभी ने और मेरे को दे दिए, वो नोट्स मैंने सीरियल वाइज लगाए, भाई पहला लेसन यहाँ आएगा, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, तो इसलिए उनको सेट करने वाला कौन है? कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन ऋग्वेद के संकलन करता है। संकलन करता का मतलब असेंबल करने वाले, राइट? इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है? वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। 2 पूछिए जी। सर जिन अवस्था में जो आपने 4 मतलब देवता का नाम बताया, वो तो सर एक बागज कोई अभिलेख था क्या माइनर का, उसमें भी था, तो बागज कोई अभिलेख में भी वो 1400 BC का लिखा हुआ अभिलेख है। 2 अभिलेख मिले अपने को, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं उनको। 2 अभिलेख प्राप्त हुए अभी तक कार्यों के लिए अपने को। एक अभिलेख प्राप्त हुआ है बेटा 1600 BC में, उसको बोलते कस्सी का अभिलेख, कस्सी का अभिलेख। एक अभिलेख प्राप्त हुआ 1400 BC का, यह बोगज कोई अभिलेख, ये एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। और इस एशिया माइनर में ये जो अभिलेख मिला, यहाँ क्या था? 2 राजा थे, एक मती उजा, एक सुबी लम्मा। उन दोनों राजाओं में लड़ाई होगी, वो 2 कबीले के सरदार थे। जब उन दोनों में लड़ाई हुई तो पंचायत ने उनका फैसला निपटाया था, और उस फैसले में इन 4 देवताओं की कसम खिलाई थी। आई बात समझ में? और बता कोई डाउट हो तो। ये जो सर आपने जैसे ऋग्वेदिक काल के जो बुक है सर, उसके बुक है जिन अवस्था सर, जिन अवस्था में चारों मतलब पहले लिखेंगे कि इसमें मतलब इसका चर्चा करेंगे। ये दोनों समकालीन है एक दूसरे के, यानी एक ही टाइम पर लिखी गई बुक है। ये हम राइट नहीं निकाल सकते भाई ऋग्वेद 1 साल पहले लिखी गई या जिन अवस्था पहले लिखी गई, लेकिन हमारा ये मानना है कि ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट, पुरानी, राइट? ये सर मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि जिन अवस्था के में चारों ये देवता के लिखे हैं कि इसका बागज कोई अभिलेख में सर, किसको किसमें मानेंगे सर? जैन अवस्था में भी ये 4 देवता लिखे गए हैं, और ऋग्वेद में भी 4 देवता लिखे गए हैं, और बोगज कोई अभिलेख में भी ये 4 देवता, बोगज कोई मत उन 4 देवताओं की कसम खिलाई गई है, जबकि इन दोनों बुकों में इनका काम समझाया गया है। जैसे ये नासत्य है, ये क्या है? नासत्य अश्विन को बोला गया है। अश्विन देवताओं के डॉक्टर थे उस टाइम, उसका नाम था अश्विन। वो देवताओं का डॉक्टर होया करता। किसी डॉक्टर को, गॉड को, भगवान को जुकाम हो गया, खांसी होगी, या पैर कट गया, या और कोई काम हो गया, तो उनका भी तो डॉक्टर था। उस डॉक्टर का नाम था अश्विन कुमार। क्या नाम था? अश्विन कुमार। उस अश्विन कुमार को नासत्य नाम दिया गया। आई बात समझ में भाई? चलूं अब आगे।
और कस्य अभिलेख का तो जिक्र आपने किया ही नहीं, जो 1600 BC का अभिलेख है, इस अभिलेख में यह लिखा गया कि ईरानी आर्यों की एक शाखा ईरान से भारत गई। इस अभिलेख के आधार पर बहुत सारे विद्वान कौन, हिस्टोरियन, इतिहासकार, ये मानते हैं कि यार ये लोग भारत के नहीं थे, बाहर से आए थे। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? आर्य लोग यहीं के वासी थे। क्योंकि क्या आज पंजाब से बाहर नहीं जाते लोग? हमारे हरियाणा से बाहर नहीं जाते। कुछ एक लोग ऐसे जो वहां पर बस जाएंगे, कुछ एक ऐसा है जो वापिस आ जाएंगे, कुछ एक ऐसा है जो वापिस आ जाएंगे। तो ऐसे ही एट दैट टाइम, उस टाइम भी यहाँ के लोग बाहर गए होंगे व्यापार के लिए। कुछ एक वापिस आ गए और कुछ एक वहीं बस गए। अब भाई 700 साल, 800 साल, 1000 साल, 400 साल, इतने साल वहां रहने के बाद फिर आगे उनके वंशजों का मन किया नहीं भाई हमारे पूर्वज भारत से आए थे, वापिस चला जाए। तो जाते टाइम का किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जब वो वहां से वापिस आए तो एविडेंस निकाले। क्योंकि ये तो है नहीं कि एक प्लेन था उनके पास, प्लेन में बैठकर डायरेक्ट यहाँ आगे, रुकते हुए आए रास्ते में। जहां भी उन्होंने डेरा लगाया, भाई कहीं आपने अपना पर्स छोड़ दिया तो वो एक एविडेंस होया या नहीं होया? आपने बर्तन छोड़ दिया, वो भी एक एविडेंस होया। तो ऐसे एविडेंस, ठीक है ना, हमारे यहाँ के वासी थे। एक एक हिस्टोरियन की बात अभी बताऊंगा आपको कि किस इतिहासकार ने क्या कहा ऋग्वेद कंप्लीट होने के बाद। अभी तक यहां तक क्लियर है ना बेटा? कोई डाउट? चलूं आगे। ये गुड़िया क्या नाम बेटा? प्रिय, समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ भाई, आओ, ठीक, अच्छी बात। ऋग्वेद बेटा, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 3 भाग। कितने भाग हैं बेटा? यानी क्या है? ये एक बुक है। क्या है? ये एक बुक है। ये एक बुक है ऋग्वेद। इसके 3 पार्ट हैं। जैसे हिस्ट्री एक बुक है, उसके 3 पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ऐसे ही ऋग्वेद जो है उसके 3 पार्ट हैं। और 3 पार्ट कौन कौन से हैं बेटा? नंबर 1 शाकल, नंबर 2 बालखिल्य, और नंबर 3 शाकल, बालखिल्य, और नंबर 3 है बेटा वास्कल। नंबर 3 क्या है? वास्कल। ये 3 भाग हैं ऋग्वेद के। और इस ऋग्वेद में टोटल 10,580 मंत्र दिए गए भाई। क्या दिए गए? चांट। मंत्रों को क्या बोलते हैं? चांट बोलते हैं। और ये 10,580 मंत्र 1028 सूक्त के अंदर है। सूक्त 1028। नंबरदार जी, मैं क्लास ले रहा हूं बच्चों की आज, ठीक है। 1028 सूक्त है। सूक्त क्या होते हैं? अरे सूक्त को ऐसे समझो जैसे ताश के पत्ते हैं। कितने होते हैं बेटा? 52 होते हैं। कितनी कैटेगरी में बटे हुए हैं? ईंट, चिड़ी, हुक्म, पान, 4 कैटेगरी में है। ये 10,580 मंत्र 1028 कैटेगरी में बटे हुए हैं। समझ गए मेरी बात? समझे या नहीं समझे बेटा? ये 1028 कैटेगरी में बटे। इंग्लिश में इसको बोला जाता है हाइमन, हाइमन्स। और हिंदी में सूक्त होता है। कितना होता है? सूक्त कितने थे? 1028। जो शाकल है बेटा इसके अंदर 1011, और बाल खिल्ले के अंदर 17 सूक्त। कितने? इसमें 1011 सूक्त। और वास्कल के अंदर कितने सूक्त हैं बेटा? 56 सूक्त। कितने हैं? 56। अब बेटा ये तो ज्यादा हो गए 1028 से, ज्यादा हो गए ना। लेकिन ये 56 वाला पार्ट भाई अवेलेबल नहीं है अपने इंडिया में, वर्तमान समय में है नहीं। जो वास्कल है वो जब नालंदा विश्वविद्यालय को, हमारा मानना यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जब 1192 में 1192 में बख्तियारुद्दीन खिलजी
के द्वारा आग लगाई तो उस टाइम ये वाला पार्ट अपना जलकर राख हो चुका है, राइट। तो इसलिए आज के समय ये पार्ट अपने पास अवेलेबल नहीं है। अपने पास ऋग्वेद के कितने पार्ट अवेलेबल हैं बेटा? 2 पार्ट अवेलेबल है, शाकल और बालखिल्य। शाकल के अंदर कितने सूक्त हुए और बालखिल्य में कितने हुए? तो टोटल कितने हो गए? तो मैंने कितने लिखे? राइट, समझे मेरी बात? चलूंगा अब आगे। यहां तक कोई डाउट हो भाई किसी बच्चे को? बेटा ऋग्वेद है जो, ऋग्वेद के अध्यायों को, अध्याय बोले तो लेसन, अध्यायों को मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्न है ये, प्रश्न है ये। कभी आप समझ रहे हो कि सर पता नहीं कहां से कहां ले जा रहे हैं? ये सारे के सारे क्वेश्चन है। कोई आपसे पूछेगा हाँ भाई महाभारत के अध्यायों को क्या कहा जाता है, बताइए बताइए। महाभारत के अध्यायों को क्या कहा जाता है? पर्व। रामायण के अध्यायों को क्या कहा जाता है? कांड। सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, समझा होगा ना। अब ऋग्वेद के अध्यायों को क्या कहा जाता है? मंडल, विच मीन्स डिवीजन। क्या है? डिवीजन होता है मंडल को, मंडल कहा जाता है। और ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं बेटा? 10 मंडल। कितने हैं? 10 मंडल हैं। कितने हैं जी? 10 मंडल, जिनमें से 2 से लेकर 7 तक, 2 से 7 मंडल सर्वाधिक प्राचीन मंडल है। सर्वाधिक प्राचीन है। ये नहीं है कि 10 के 10 मंडल एक साथ लिखे गए थे, क्योंकि जब कृष्णद्वैपायन इन वेदों को लिखवाने के लिए चला तो उनको ऐसे ऋषि पहले मिले जिनको दूसरा चैप्टर आता था, ऐसे ऋषि बाद में मिले जिनको पहला चैप्टर आता था। तो पहले कैसे ऋषि मिले? जिनको 2 से लेकर 7 तक के चैप्टर याद थे, इसलिए 2 से लेकर 7 तक का चैप्टर पहले लिखा गया। तो इसलिए ये मंडल सबसे पुराने हैं। अरे आज मैं इस चीज को लिख रहा हूं, मैं दूसरा लेसन लिख रहा हूं, इसको लिखा आज, और कल को लिखा मैंने पहला चैप्टर है, तो पुराना कौन सा होगा? आज वाला ही होगा ना, आज वाला ही तो होगा बेटा। तो इसलिए 2 से लेकर 7 तक जो मंडल हैं पुराने, सर्वाधिक प्राचीन मंडल है। इसे ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग कहा जाता है। इसे ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग कहा जाता है। श्रेष्ठ भाग, इंग्लिश में बोले तो भाई इसे ऋग्वेद का हृदय भी कहा जाता है। 2 से लेकर 7 तक के जो चैप्टर है ना, उनको ऋग्वेद का हृदय, हार्ट ऑफ ऋग्वेदा भी बोला गया। क्यों? क्योंकि इनमें श्रेष्ठ बातें, जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद के 3 चैप्टर से लिया गया है गायत्री मंत्र। विश्व वर्ल्ड फेमस है हमारा मंत्र, राइट। तो बेटा अब बच गए पहला, 8वां, 9वां और 10वां, यही 4 चैप्टर तो बचे। इन 4 चैप्टरों में भी सबसे बाद में लिखा गया पहला और 10वां। तो इसलिए फर्स्ट व 10वां मंडल सबसे नवीन है। सबसे नवीन, नवीन का मतलब होता है जी नया, सबसे नवीन मंडल है, राइट। तो पुराने कौन से हैं भाई?
सेकंड, थर्ड, ये पुराने हैं भाई। जो दूसरा चैप्टर है बेटा, भार्गव ऋषि के द्वारा लिखा गया। किस ऋषि के द्वारा? भार्गव ऋषि के द्वारा। तीसरा जो चैप्टर है वो विश्वामित्र ऋषि के द्वारा लिखा गया। विश्वामित्र भाई। चौथा जो चैप्टर है बेटा, वामदेव ऋषि के द्वारा लिखा गया। पांचवा जो चैप्टर है बेटा, अत्रि ऋषि के द्वारा। छठा जो चैप्टर है बेटा, भारद्वाज ऋषि के द्वारा। सातवां जो चैप्टर है, वशिष्ठ मुनि के द्वारा। किसके द्वारा जी? वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ मुनि के द्वारा, राइट। अब ये जो थर्ड चैप्टर है विश्वामित्र के द्वारा जो ये लिखा बेटा, इसके अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का जिक्र यहां पे आया, गायत्री मंत्र का उल्लेख यहां पर आया। तो सिंपल सी बात है, ये बताइए कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? हाँ जी श्रीमान जी बताइए, गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र है ना, सिंपल सी बात है। तो गायत्री मंत्र किसने लिखा जी? विश्वामित्र ने, राइट। फिर जो चौथा मंडल है बेटा, यहां पर कृषि के लिए 24 श्लोक दिए गए। खेती बाड़ी के लिए कितने श्लोक हैं बेटा? अब मंत्र टोटल 10,580, 10,580, और इनमें से केवल 24 मंत्र दिए गए खेती बाड़ी के लिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उस समय कृषि का महत्व गौण था। गौण का मतलब है प्राइमरी न होकर सेकेंडरी ऑप्शन था खेती का। प्राइमरी ऑप्शन क्या था? पशुपालन का था, एनिमल हस्बेंड्री या हर्डिंग, झुंड के रूप में पशुओं को रखना। यानी उनका मुख्य पेशा क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। आगे ना अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है ऋग्वेद में? पशुपालन। कृषि सेकंड नंबर पे आएगी, राइट। क्योंकि केवल 24 श्लोक दिए गए अभी तक। 24 क्यों दिए? क्योंकि अभी तक पत्थर के हल चलते हैं। लोहे की खोज हुई बेटा कब? 1000 BC में लोहे की खोज हुई। यानी जब ऋग्वैदिक टाइम खत्म होने को था तब लोहा आया था। अभी तक का सबसे पुराना प्रमाण लोहे का 1000 BC का है। वो कहां पर मिला है? यूपी के एटा जिले में। जिला कौन सा? एटा। कहां पर है? मथुरा के समीप। एटा जिला का एक गांव है, गांव का नाम है बेटा अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा। क्या नाम है जी? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से खुदाई हुई थी। उस खुदाई में 1000 BC का लोहा पाया गया था। यानी भारतवर्ष में उससे ऊपर का लोहा नहीं मिला अपने को कहीं पर भी। यानी लोहे की खोज आज से 3024 साल पहले हुई। और जब लोहे की खोज हुई तो लोहे से फिर हमने क्या बनाए? हथियार बनाया, कुल्हाड़ी बनाई भाई। कुल्हाड़ी से जंगलों का सफाया किया, और फिर जंगलों का सफाया हुआ तो मैदानी भाग हो गया अपने पास, और मैदानी भाग हो गया तो उसी लोहे को पीट कर फिर हमने हल बनाया। और हल बनाया तो फिर बैल अपने पास थे, क्योंकि पशु हम पहले से पालते आ रहे हैं। तो फिर यानी खेती को बढ़ावा दिया गया। तो मेरा समझाने का भाव ये है कि इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वैदिक सभ्यता का, यानी जब हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे तो वहां पर अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार चेंज हो जाएगा। वहां पर अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हो जाएगा? कृषि। पशुपालन सेकंड नंबर पे आ जाएगी। अभी क्या है? पशुपालन फर्स्ट नंबर पे, राइट। वामदेव के द्वारा, हाँ ठीक है जी। 24 श्लोक मिले अपने को कृषि से रिलेटेड, राइट।
पांचवा, छठा, सातवां, सातवें में है 10 राज्य युद्ध। एक युद्ध का वर्णन आया जी 7वें चैप्टर में। अभी तक का सबसे पुराना युद्ध माना जाता है इसको, पहला युद्ध ये 7वें चैप्टर में आया है। उसको बोलते हैं बेटा 10 राज्य युद्ध। क्या बोलते हैं? 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। 10 का मतलब 10 राज्य का मतलब राजा। 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी बेटा। 10 राजा तो एक तरफ थे और राजा सुदास एक तरफ था। क्या था बेटा? राजा सुदास एक तरफ था और 10 राजा एक तरफ थे। लड़ाई का कोई ना कोई तो कारण होगा। कारण क्या था बेटा? इस राजा सुदास का पुरोहित था सबसे पहले विश्वामित्र। हर राजाओं का एक पुरोहित हुआ करता। पुरोहित का मतलब रिलीजियस काउंसलर। क्या नाम है? रिलीजियस काउंसलर, धार्मिक सलाहकार हर राजा के पास होता था। तो राजा सुदास का भी एक पुरोहित था, उसका नाम था विश्वामित्र। लेकिन कुछ टाइम बाद राजा सुदास को यह लगने लगा कि ये जो विश्वामित्र है तेरे को अच्छी सलाह नहीं दे रहा, इसको चेंज कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए इसको। और राजा सुदास ने क्या किया? विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ मुनि को अपना पुरोहित बना लिया। अब किसी दरबार से भाई विश्वामित्र पुरोहित को हटा के दूसरे पुरोहित को लाया जाए तो पहले वाले को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा ना। भाई इस गुरुकुल दर्पण 60 से इस जगदीप राठी हिस्टोरियन को हटा के और दूसरे टीचर को लाया जाए वो बात अलग है, लेकिन तो मेरे को बुरा लगेगा या अच्छा? बुरा लगेगा ना। ऐसा ही इसके साथ होया। तो उसने क्या किया विश्वामित्र ने? विश्वामित्र जब महल से बाहर गया तो बाकी अन्य राजाओं की मदद लेने गया। 10 राजाओं के पास पहुंचा वो और सभी को बात बताई कि भाई राजा सुदास ने मेरे को निकाल दिया, आप मेरी मदद कीजिए। उस टाइम पुरोहित का बहुत मान सम्मान होता था। तो 10 राजा उसकी साइड में उठ के आए, जिनमें से 5 तो आर्य थे और 5 थे अनार्य, यानी जो वैदिक धर्म को नहीं मानते थे। 5 आर्य 5 अनार्य। पुरोहित धार्मिक सलाहकार होता बेटा। आपने रामायण देखा होगा, गुरु वशिष्ठ पधार रहे हैं, वो क्या है? उनके पुरोहित है। तो ये जो 10 राजा इसके साइड में उठ के आए और उन 10 राजाओं ने राजा सुदास को ललकारा। कहां पर? रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी। आज हम उसको रावी नदी बोलते हैं बेटा। उस नदी का पौराणिक नाम क्या है? परुष्णी नदी। भाई परुष्णी नदी, रावी नदी का पौराणिक नाम, यानी उस टाइम क्या नाम था? परुष्णी नदी। तो सिंपल सी बात, प्रश्न आएगा 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? परुष्णी नदी के किनारे। या प्रश्न आ जाएगा रावी नदी का पौराणिक नाम क्या है? या आ जाएगा प्रश्न सिंधु नदी का पौराणिक नाम क्या है? सिंधु नदी का पुराना नाम क्या है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती। बताऊंगा बेटा, एक सेकंड। कितनी नदी होगी जी? कितनी नदी होगी? 7 नदी होगी। इन 7 नदियों वाले क्षेत्र को बोलते थे बेटा सप्त सिंधु प्रदेश। क्या बोलते थे? सप्त सिंधु प्रदेश। अभी थोड़ी देर पहले मैं आर्यों के आगमन की थ्योरी समझा रहा था आपको, भाई आर्य कहां से आए। तो एक हिस्टोरियन है डॉक्टर अविनाश चंद्र। क्या नाम है? डॉक्टर अविनाश चंद्र। डॉक्टर अविनाश चंद्र ने बोला कि ये सप्त सिंधु प्रदेश के वासी, यानी सप्त सिंधु 7 नदियों वाला जो प्रदेश है, ये 7 नदी कहाँ? सिंधु नदी अपने कश्मीर से बहती है, जम्मू कश्मीर के ऊपर से। सिंधु नदी से लेकर सरस्वती नदी हरियाणा के अंदर बहती थी।
इसके बीच का जो एरिया हो सारा क्या कहलाया? द लैंड ऑफ 7 रिवर, सप्त सिंधु प्रदेश, 7 नदियों की भूमि वाला क्षेत्र। और ये नदी क्या आधुनिक नाम है बेटा? ये क्या है वर्तमान में? हम इनको इन नाम से जानते हैं। सिंधु नदी का उस टाइम का पुराना नाम हिरण्याणी, हिरण्याणी, झेलम, वितस्ता, वितस्ता, चिनाब, अस्किनी, नदी का नाम बेटाइए, रावी, पुरुषणी, व्यास, विपाशा बसु, व्यास का क्या है? विपाशा, सतलुज, स्तुद्री, सतलुज, स्तुद्री, सरस्वती, नदी तमा, नदियों में उत्तम, नदियों की मां, सरस्वती नदियों की मां है, नदियों में उत्तम है। इसीलिए इसीलिए प्रश्न आएगा आर्यों की, ऋग्वैदिक आर्य कौन से आर्य हैं बेटा? ये ऋग्वैदिक टाइम पढ़ रहे हैं हम, तो इस टाइम के जो लोग हैं उनको ऋग्वैदिक आर्य बोला गया, बाद में उत्तर वैदिक आर्य हो जाएंगे वो, राइट? तो मैं पूछता हूं आपसे कि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सबसे प्रिय नदी कौन सी है? वेरी गुड, क्योंकि सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार जिक्र आया है, इसलिए सबसे प्रिय नदी उनको कौन सी है? सिंधु नदी है। फिर सरस्वती नदी उनकी पवित्र नदी है, क्योंकि उसके लिए नदी तमा शब्द का प्रयोग कर रहे हो, नदियों में उत्तम या नदियों की मां, राइट? गंगा का जिक्र नहीं है इस टाइम, केवल एक बार गंगा का जिक्र आया, राइट? अभी तक सिंधु और सरस्वती चल रही। तो ये आपने सप्त सिंधु का जिक्र किया था बेटा, इसलिए मैंने ये सप्त सिंधु वाली 7 नदियां बताई, राइट? चलूं आगे मैं, यहां तक कोई डाउट हो?